नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स के अंदर हमने कुछ वीडियो पहले हमारे यूट्यूब चैनल हित स्टडी ग्रुप पे अपलोड किए हैं। आपने यदि नहीं देखे तो वहाँ जाके देख सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मांग की कीमत लोच को मापने की विधियाँ, उसको मेज़र करने की विधियाँ कौन कौन सी है। कीमत लोच को मापने की विधियाँ, जो प्राइस इलास्टिसिटी हमने पढ़ी है, उस लोच को मेज़र करने की विधियाँ कौन कौन सी है, उसको मेज़र करने के मेथड्स कौन कौन से, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो मेथड है, जिसे हमने कीमत लोच के सूत्र के रूप में भी पढ़ा था, कि प्रतिशत विधि। हम कहते हैं कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से उस वस्तु की मांग मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है। तो हम देखते हैं, उस विधि का नाम है प्रतिशत विधि या आनुपातिक विधि के नाम से जानते हैं। और इसे कैसे निकालते हैं, हम कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का प्रभाव मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप देखेंगे कि क्या चेंज आता है और कितना चेंज आता है। एक सिंपल सा सूत्र हमने पढ़ा था, P/Q इंटू डेल Q बाय डेल P। इससे हम ज्ञात कर सकते हैं, यह एक सामान्य सा सूत्र था हमारा, कि किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से उस वस्तु की मांगी जाने वाली मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। तो यहाँ सिर्फ परसेंटेज चेंज अपन देख सकते हैं कि जैसे किसी वस्तु की कीमत और मांग मात्रा दे रखी है, तो हम कैसे प्रतिशत विधि के माध्यम से मांग की लोच ज्ञात करेंगे, कैसे उसकी डिग्री ज्ञात करेंगे। जैसे माना कि X वस्तु की कीमत 5 रुपये है, तो उपभोक्ता 40 इकाइयों की मांग कर रहा है। यदि कीमत बढ़कर 10 रुपये प्रति इकाई हो जाती है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है अन्य बातें समान रहने पर, तो उस वस्तु की मांगी जाने वाली मांग मात्रा में कमी होगी। यदि कीमत बढ़ी तो मांग मात्रा घटी, माना कि घट के कितनी हो गई, 30 इकाइयाँ हो गई। तो ऐसी स्थिति में हमें ये तो पता है कि डायरेक्शन तो हमें पता लग गया कि कीमत बढ़ी तो मांग मात्रा घटी, लेकिन जब हमें ये देखना है कि डिग्री कितनी है, कितना चेंज आया, कीमत में परिवर्तन का मांग मात्रा पर कितने प्रतिशत परिवर्तन आया, जब हमें वो देखना होता है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लोच का प्रयोग करते हैं। और यहाँ जब कीमत का प्रभाव देख रहे हैं, तो हम कौन सी लोच देखेंगे, कीमत लोच देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कीमत लोच को कैसे ज्ञात करते हैं। जब P है हमारा जो इनिशियल प्राइस है, इनिशियल प्राइस हमारी यहाँ दे रखी है 5 रुपये, इनिशियल क्वांटिटी हमारी दे रखी है 5 रुपये कीमत पर 40 इकाइयाँ। हम वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूला के अंदर। इनिशियल प्राइस 5 रुपये है, इनिशियल क्वांटिटी 40 है, देन क्वांटिटी में जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10, और प्राइस में कितना चेंज हो रहा है, 5। तो हम लिखेंगे क्वांटिटी में चेंज हो गया 10 और प्राइस में चेंज हो गया 5। अब 5 से 5 कट गया, 0 से ये 0 कट गया, आंसर हमारा आ गया 1/4। देन आंसर हमारा हो गया 0.25। इलास्टिसिटी क्या आ गई, 0.25। तो लोच क्या हो गई, 0.25। हम कह सकते हैं कि ये लोच कैसी है, इकाई से कम। ये लोच हमारी इकाई से कम है। इकाई से कम लोच से क्या अभिप्राय है, जितना कीमत में परिवर्तन हुआ उससे कम अनुपात में मांग मात्रा में परिवर्तन हुआ, तो इसे हम कौन सी लोच कहेंगे, इकाई से कम लोच कहेंगे। तो जब भी लोच हमें निकालनी होती है, तो हम इस सूत्र के द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का प्रभाव मांग मात्रा पर किस प्रकार से पड़ता है, जिसे हमने फार्मूला में वैल्यू को पुट किया और इससे आसानी से हमने वैल्यू निकाल ली, और हमारे सामने डिग्री क्या आ गई, 0.25, जो कि इकाई से कम है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो मांग वक्र होगा वो कैसा होगा, बेलोचदार होगा ऐसी स्थिति में। और कीमत का प्रभाव मांग मात्रा पर कम पड़ता है। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन अधिक है, लेकिन मांग मात्रा में परिवर्तन जो है, आनुपातिक परिवर्तन है, वो कीमत के अनुपात में कम होता है। इसी प्रकार से कोई भी यहाँ पे टेबल के अंदर वैल्यू दे रखी है, तो उस वैल्यू से आप इस सूत्र में मान रख के आप मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी विधि है कीमत लोच को ज्ञात करने की, वो है बिंदु या ज्यामिति विधि, जिसको हम बिंदु विधि भी कह सकते हैं और ज्यामिति विधि भी कह सकते हैं। मार्शल ने दी थी।
ये मार्शल के द्वारा दी गई थी। इसमें ये बताया गया कि यदि एक सरल रेखीय मांग वक्र है तो सरल रेखीय मांग वक्र के किसी बिंदु पर यदि हमें लोच ज्ञात करनी है तो हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? बिंदु विधि का प्रयोग करेंगे। कहाँ पर? यदि एक सरल रेखीय मांग वक्र है, सरल रेखीय मांग वक्र है तो ऐसी स्थिति में लोच ज्ञात करने के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग कर सकते हैं? बिंदु विधि का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? उसको देखेंगे। जैसे एक मांग वक्र दे रखा है, ये कोई डिमांड कर्व दे रखा है, माना कि ये डिमांड कर्व है और यहाँ प्राइस दे रखी है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब हम देखते हैं कि बिंदु रेखीय बिंदु विधि या ज्यामितीय विधि को ज्ञात करने का सूत्र क्या है। यदि हमें सूत्र ध्यान है तो हम आसानी से इस मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर, चाहे हमें इस बिंदु पर रहना हो, चाहे मिड पॉइंट पे हो या मिड पॉइंट से ऊपर हो या मिड पॉइंट से नीचे हो या हम यहाँ हो, हम किसी भी बिंदु पे लोच आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें देखना है कि हम लोच कैसे ज्ञात करें। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट ई। हमने जो ये रेखा जो सरल रेखीय मांग वक्र था उसको समान 4 भागों में विभाजित किया है, अर्थात हमने 5 पॉइंट बनाए हैं। 5 पॉइंट पर 5 बिंदुओं पर लोच कैसे ज्ञात की जाए वो हम समझेंगे इस सूत्र के द्वारा। सूत्र हमारा क्या है? जो लोअर सेगमेंट है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, जो हमारा लोअर सेगमेंट है उसमें से अपर सेगमेंट का भाग करते हैं या अपर सेगमेंट को विभाजित करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी कौन सी लोच आ जाएगी? कीमत लोच आ जाएगी। ऐसा किसने कहा? मार्शल ने कहा। कब? जब मांग वक्र कैसा हो? एक सरल रेखीय वक्र हो। तब हम मांग वक्र के किसी बिंदु पर लोच ज्ञात करना चाहते हैं तो हम कौन सी विधि से ज्ञात कर सकते हैं? बिंदु विधि से या ज्यामितीय विधि से। आइए समझते हैं अपन कि यदि हमें पॉइंट ए पर, यदि हमें बिंदु ए पर लोच ज्ञात करनी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि हमें बिंदु ए पर यदि लोच ज्ञात करनी है तो हम कैसे ज्ञात करें? तो बिंदु ए पर हमें लिखना होगा लोअर सेगमेंट क्या है और अपर सेगमेंट क्या है। हम हमारी सुविधा के दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि हमारे पास सेगमेंट 4 हैं, 1, 2, 3 और 4। अब देखते हैं कि ए, आप पॉइंट ए लेते हैं, देन आपके पास में लोअर सेगमेंट कितने हो गए? 1, 2, 3 एंड 4। तो आप लिख दीजिएगा कि लोअर सेगमेंट आपके पास कितने हैं? 4 हैं। अब ए से अपर सेगमेंट कितने हैं आपके पास में? तो ए से ऊपर कोई सेगमेंट नहीं है, देन आप लिख सकते हैं 0। यदि किसी संख्या में 0 का भाग करते हैं देन आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा, अनंत आएगा। तो मांग की लोच क्या हो गई? जो मांग की लोच है वो हो जाएगी अनंत लोच। तो हम कहेंगे बिंदु ए पर लोच कैसी होगी? अनंत होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बिंदु ए पर जो ए पी है वो क्या है? इनफाइनाइट है। ठीक इसी प्रकार से हम बिंदु बी पर यदि लोच ज्ञात करना चाहते हैं तो क्या होगा? बिंदु बी पर इसके लोअर सेगमेंट चेक करिएगा। ये पॉइंट बी है आपका, लोअर सेगमेंट 1, 2 एंड 3 ये सेगमेंट है, 1 खंड, ये 2 खंड और ये 3 खंड। तो हम लिख सकते हैं कि लोअर सेगमेंट तो 3 है एंड अपर सेगमेंट बी से अपर सेगमेंट कितना है? 1, ओनली 1। देन हम क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। आंसर हमारा क्या आ गया? 3 आ गया। इसका मतलब कीमत में परिवर्तन की अपेक्षा मांग मात्रा में परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है। कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। 3 का मतलब हमारी लोच हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? इकाई से अधिक लोच। तो हम कहेंगे जो बी पॉइंट है इस बी पॉइंट पर लोच इकाई से अधिक है। यदि हम पॉइंट सी पर आते हैं, सी पॉइंट पर आएंगे तो हमारा जो लोअर सेगमेंट है वो कितने बचेंगे? सी पॉइंट के नीचे 1 एंड 2। हमने सारे लगभग समान खंड बनाए हुए, ये मान के हम लोच ज्ञात कर रहे हैं, 1 और 2। तो हम लिखते हैं कि लोअर सेगमेंट 2, देन अपर सेगमेंट ऑल्सो 2। देन क्या होगा? आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो लोच कितनी हो गई? इकाई के बराबर हो गई। यहाँ आपकी लोच होगी इकाई के बराबर, यहाँ हो जाएगी इकाई से अधिक, यहाँ इकाई से अधिक लोच होगी। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि पॉइंट डी पर इलास्टिसिटी क्या होगी। तो हम निकाल के देखते हैं कि पॉइंट डी पर इलास्टिसिटी क्या होगी। चौथा आप बता सकते हैं कि पॉइंट डी पर लोअर सेगमेंट कितना है? ओनली 1, ये 1 सेगमेंट है। देन ऊपर आप देखिएगा अपर सेगमेंट कितने हैं? तो ये 1, 2 और 3। तो यहाँ लिख सकते हैं आप 3। आंसर क्या आ जाएगा? 0.33। तो ये 1 से कम है, तो हम कहेंगे लोच हमारी 1 से कम है, अर्थात इकाई से कम है। लोच क्या है यहाँ पर?
इकाई से कम है। अगला देखेंगे पांचवा पॉइंट ई। पॉइंट ई पर हम देखेंगे कि इलास्टिसिटी कैसी है। तो पॉइंट ई पे आप देखिएगा कि लोअर सेगमेंट कितना है, 0 है, यहाँ 0 लिख दीजिए। अपर सेगमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा 4। आंसर क्या आ गया आपका, 0 में किसी संख्या का भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो लोच क्या हो गई, लोच हो गई आपकी 0, शून्य लोच हो गई। तो यहाँ हम कहेंगे शून्य लोच। तो हमने जो मांग की कीमत लोच की विभिन्न 5 श्रेणियां हैं उनको किस विधि से ज्ञात किया, ज्यामितीय विधि या बिंदु विधि से ज्ञात किया। जब एक सरल रेखीय मांग वक्र दे रखा होता है, ऐसी स्थिति में यदि किसी भी एक बिंदु पर हमें लोच ज्ञात करनी होती है तो हम इस मेथड को फॉलो करके इजीली आप लोच ज्ञात कर सकते हैं। अब तीसरा मेथड हम देखेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मांग की कीमत लोच को मेज़र करने की तीसरी विधि कौन सी है। तो मांग की कीमत लोच को मापने की तीसरी जो विधि है वो है कुल व्यय विधि, जो मार्शल ने दी थी। अब कुल व्यय विधि क्या कहती है उसको समझ लेते हैं। तीसरी जो विधि है वो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको हम कहते हैं कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि क्या कहती है, कुल व्यय विधि कहती है कि जब कीमत और कुल व्यय के बीच में संबंध से हम लोच ज्ञात करें, किसके बीच संबंध से, कीमत और कुल व्यय से हम लोच ज्ञात करें तो उसे हम कहेंगे कुल व्यय विधि। कैसे ज्ञात करेंगे हम देखते हैं। जैसे यहाँ कीमत दे रखी है और कुल खर्च दे रखा है, कुल व्यय दे रखा है, तो हम लोच कैसे ज्ञात करें। और यहाँ हम लिख देते हैं लोच। यहाँ कुछ आप संबंध भी चाहो तो लिख सकते हो या ऐसा कुछ भी, या विशिष्ट विवरण लिख सकते हैं। देखिएगा, कीमत की प्रवृत्ति यदि बढ़ने की है, यदि कीमत बढ़ती है और कुल व्यय भी बढ़ता है, जब कीमत बढ़ रही है और कुल व्यय भी बढ़ रहा है तो क्या होगा, यदि कीमत घट रही है और कुल व्यय भी घट रहा है, इसका मतलब दोनों में संबंध कैसा हुआ, सीधा हुआ। किसके बीच संबंध, कीमत और कुल व्यय के बीच संबंध है वो कैसा है, सीधा है। जब दोनों में सीधा संबंध होता है, ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से कम होती है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। सीधा संबंध तो लोच कम, विपरीत संबंध तो लोच इकाई से अधिक। आगे पढ़ेंगे अपन, इसको मैं डिटेल में समझा रहा हूँ बाद में आपको। यदि कीमत बढ़ती है और घटती है लेकिन कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं आता है, कुल व्यय क्या रहता है, स्थिर रहता है। यदि कीमत बढ़ी तो भी कुल व्यय में कोई चेंज नहीं, कीमत घटी तो भी कुल व्यय में आपका कोई चेंज नहीं आता। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे लोच कैसी होगी, इकाई के बराबर होगी। तीसरा कॉन्सेप्ट, यदि कीमत बढ़ती है तो कुल व्यय घटता है और यदि कीमत घटती है तो कुल व्यय बढ़ता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, दोनों में संबंध P और TE में संबंध कैसा हुआ, विपरीत हुआ। जब विपरीत संबंध होगा तो हम कहेंगे लोच इकाई से अधिक होगी। आप इसको न्यूमेरिकली दिख करके भी देख सकते हैं। लेकिन आजकल जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो जनरली P और TE के बीच में संबंध को स्थापित न करते हुए क्वांटिटी के साथ में रिलेशन पूछा जाता है T का। यदि पूछ लिया जाता है कि यदि किसी वस्तु की मांग मात्रा बढ़ती है और कुल व्यय भी बढ़ता है, ऐसी स्थिति में मांग की लोच क्या होगी। क्वेश्चन क्या आया, जैसे पूछ लिया गया यदि किसी वस्तु की मांग मात्रा में बढ़ोतरी होती है और टोटल एक्सपेंडिचर में भी बढ़ोतरी होती है तो मांग की लोच क्या होगी। अब हमने तो पढ़ा था कि कीमत बढ़ती है और कुल व्यय बढ़ता है तो लोच 1 से कम होगी। यदि कीमत और कुल व्यय में विपरीत संबंध है तो लोच 1 से अधिक होगी। तो अब हमें यहाँ निकालना पड़ेगा और ये निकालने के लिए आपको सिर्फ सीधा फंडा ध्यान रखना है, मांग का नियम। मैं यहाँ क्वांटिटी लिख लेता हूँ, आगे आती नहीं है लेकिन आपको ध्यान रखना है। मांग का नियम क्या कहता है कि कीमत बढ़ी तो मांग घटी, कीमत घटी तो मांग बढ़ी। वही कॉन्सेप्ट हर जगह लागू होगा, कीमत बढ़ी तो ये घटी, कीमत घटी तो मांग बढ़ी, कीमत बढ़ी तो मांग घटी और कीमत घटी तो मांग बढ़ी। जस्ट अपोजिट रिलेशन किसके बीच में, वस्तु की कीमत और वस्तु की मांगी जाने वाली मांग मात्रा के बीच में। अब क्वेश्चन हमारा देखिएगा यहाँ पे, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, मांग मात्रा बढ़ती है, यदि किसी वस्तु की मांग मात्रा बढ़ती है और कुल व्यय भी बढ़ता है, इन दोनों में सीधा संबंध है, तो यहाँ कंक्लूजन निकालेंगे कि किसी वस्तु की मांग मात्रा बढ़ी, इसका मतलब वस्तु की कीमत तो घट रही है तभी मांग मात्रा बढ़ रही है।
तो वस्तु की कीमत घटी और मांग मात्रा बढ़ी, और इधर हमने यहाँ सवाल में दे रखा है कि मांग मात्रा बढ़े और साथ ही साथ कुल व्यय भी बढ़े, तो लोच क्या होगी, हमें ज्ञात क्या करना है, इलास्टिसिटी ज्ञात करनी है। तो हम कहेंगे, इससे हम निकालेंगे कि क्वांटिटी बढ़ रही है, इस कारण प्राइस घट रही है, और प्राइस घट रही है और कुल व्यय टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो इन दोनों के बीच संबंध कैसा हो गया, विपरीत हो गया। तो लोच हमारी कैसी हो जाएगी, इकाई से अधिक हो जाएगी। सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि किसी वस्तु की कीमत और उस वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय में संबंध कैसा है, वो संबंध निर्धारित करेगा कि वहाँ पे लोच कैसी है। आप किसी भी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के तौर पे भी आप इसको निकाल के चेक कर सकते हैं। यदि कहा जाता है कि कुल व्यय विधि के माध्यम से कीजिए, यदि कुल व्यय को आप स्थिर रख लीजिएगा तो क्या परिवर्तन आएगा, कुल व्यय में परिवर्तन करिए कीमत के साथ तो क्या परिवर्तन आएगा। आप चाहो तो अपन किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन से भी इसको कर सकते हैं। जैसे किसी वस्तु की कीमत दे रखी है और अपन क्वांटिटी भी ले लेते हैं यहाँ पे और टोटल एक्सपेंडिचर ले लेते हैं। जैसे वस्तु की कीमत 5 रुपये है, उपभोक्ता 40 इकाइयों की मांग कर रहा है, कुल खर्च कितना हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 200 का। अब हम कहते हैं कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ के कितनी हो गई, 10 रुपये प्रति इकाई। तो ऐसी स्थिति में मांग घटी, मांग घटकर कितनी हो गई, माना कि 25 इकाइयाँ, तो कुल खर्चा कितना हुआ, 250 का। तो इधर क्या हुआ, कीमत क्या हुई, बढ़ी, और इधर आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हुआ, बढ़ा। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे जब कीमत भी बढ़ी और टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा, तो कुल व्यय विधि से यदि आप मांग की लोच ज्ञात करते हैं तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच क्या आएगी, इकाई से कम आएगी। जितना कीमत में परिवर्तन हुआ उससे कम अनुपात में मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन हुआ, इस कारण हम कहेंगे कि मांग की लोच है वो इकाई से कम होगी। चूँकि कीमत और उपभोक्ता के कुल व्यय में सीधा संबंध है, जब सीधा संबंध होगा तो मांग की लोच इकाई से कम होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मांग की कीमत लोच क्या है, कीमत लोच को किस तरीके से अपन सूत्र के माध्यम से दर्शाते हैं, कीमत लोच की विभिन्न श्रेणियां क्या है, कीमत लोच को मापने के लिए, मेज़र करने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, फ्लक्स का मेथड था, प्रतिशत विधि, आनुपातिक विधि। सेकेंड अपन ने पढ़ा था बिंदु विधि या ज्यामितीय विधि, जिसे पॉइंट मेथड के नाम से जानते हैं। और तीसरा भी मार्शल का है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और उसको कैसे ज्ञात करते हैं इसको हमने यहाँ डिटेल में डिस्कस किया। तो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा वो आएगा इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी का। तो आप जो भी सीरीज़ चल रही है इकोनॉमिक्स की, उसके सारे वीडियोज़ अच्छे से देखिएगा। हम कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से और विद एग्जाम्पल, सरल से सरल उदाहरणों के द्वारा सारे कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप वीडियो आपको यदि अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।